बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नाइट्रिक एसिड। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आराम से हो जाते हैं। ठीक, तो नाइट्रिक एसिड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक सिंपल सी चीज़ बोल देते हैं कि एक्वा नाइट्रिक एसिड को इनिशियली हम एक्वा फॉर्टिस कहते थे। कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लें, उसका कॉमन नेम एक्वा फॉर्टिस बोलते थे। अब उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ रहे हैं टॉपिक के ऊपर। जो पूछा जाता है बस हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितना, और इससे जितना हम कराएंगे उसके अलावा इसमें से कुछ भी पूछा ही नहीं जाएगा नाइट्रिक एसिड से। तो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं नाइट्रिक एसिड की लैब प्रिपरेशंस पे। ठीक, सबसे पहले हम आएंगे लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। लैब में नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, KNO3 और NaNO3 की रिएक्शन कराते हैं हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट की कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शंस कराते हैं, तो बनता है KHSO4 प्लस HNO3 और NaHSO4 एंड HNO3। ये नाइट्रिक एसिड हमको मिल गया। अब यहाँ पर फिर से एक चीज़ ध्यान रखने की चीज़ होती है कि पहले ये बता के फिर इसके हम क्वेश्चंस बताते हैं क्या पूछे जाएंगे। अब ये यहाँ पर हमने इक्वल वॉल्यूम बाय वेट लेते हैं। KNO3 प्लस हमने लिखा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिया हमने, इसको हमने हीट किया। हीट करने पर वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड की वेपर्स फॉर्म होंगी। ये रिटॉर्ट है, नाइट्रिक एसिड की वेपर्स इसमें आएंगी और ये यहाँ से हम ऊपर से शार्प देते हैं, पानी से इसको कूल करते हैं। कूल करने से वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड कंडेंस हो जाती है और नीचे हमको नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। तो ये सिंपल प्रिपरेशन है। अब इसके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब लैब प्रिपरेशन से रिलेटेड पहली चीज तो ये लैब प्रिपरेशन की इक्वेशंस करनी है। इक्वेशंस के साथ ही साथ वो पूछते हैं why the temperature is less than 200 डिग्री सेल्सियस। हम टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से कम क्यों रखते हैं? The temperature of the mixture is always less than 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस पे करने पर ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और ये HNO3 बनेगा। अब इसमें हायर टेम्परेचर पर क्या होगा? एट हायर टेम्परेचर पहला सिंपल चीज की फ्यूल वेस्ट होगा, ग्लास सेपरेटर्स होते हैं, मे टेंड टू क्रैक, वो क्रैक हो सकते हैं। तीसरी चीजें क्या होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एट हायर टेम्परेचर अगर हम इसी रिएक्शंस को हायर टेम्परेचर पर करते हैं, KNO3 प्लस H2SO4 टेम्परेचर 200 से हायर है तो ये बनता है K2SO4 प्लस HNO3। हायर टेम्परेचर पर K2SO4 बन जाता है और Na2SO4 बनता है, which sticks on the glass apparatus। वो ग्लास apparatus पर स्टिक हो जाता है and difficult to remove, और उसको रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। ये एक इंसुलेटिंग लेयर भी बन जाती है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं टेम्परेचर लेस देन 200। एक रीजन ये है। इसमें एक रीजन और है कि ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये डिकम्पोज हो जाता है हायर टेम्परेचर पर। ये हायर टेम्परेचर पर डिकम्पोज भी हो जाता है, इसलिए भी हमको टेम्परेचर लेस देन 200 रखना जरूरी होता है। पहला रीजनिंग का क्वेश्चन। दूसरा रीजनिंग का क्वेश्चन होता है कि व्हाई कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड नॉट HCl। हम HCl क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम H2SO4 क्यों यूज कर रहे हैं? तो उसका रीजन भी यही चीजें हैं। उसका रीजन क्या है कि H2SO4 हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इट इज ए नॉन वोलेटाइल एसिड। ये नॉन वोलेटाइल एसिड होता है और मोर वोलेटाइल एसिड को ये डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट। NaNO3 से और KNO3 से HNO3 को डिस्प्लेस कर देता है, नॉन वोलेटाइल होता है। ये तो रीजन हो गया कि why H2SO4 is used। क्वेश्चन और इसमें होता है कि why HCl is not used। HCl को हम क्यों नहीं यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड? तो HCl को हम इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि HCl is volatile acid and
may volatilize along with HNO3 fumes। HNO3 की वेपर्स के साथ इसकी वेपर्स भी, अगर हम HCl को लेते हैं तो HNO3 की वेपर्स यहाँ आएगी, उसी के साथ साथ HCl की वेपर्स भी आ जाएगी, तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के साथ साथ HCl भी बन जाएगा, इसलिए HCl इज नॉट यूज्ड। तो दो रीजन हो गए। अब तीसरा रीजन होता है इससे कि व्हाई ऑल apparatus, ऑल ग्लास apparatus इज यूज्ड। हम सारे ग्लास apparatus ही क्यों यूज करते हैं? तो इसका रीजन होता है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है हाईली कोरेसिव इन नेचर होता है, ये बहुत ज्यादा कोरेसिव नेचर का होता है, और ये क्या करेगा कि नाइट्रिक एसिड जो है रबर कॉर्क पे, अगर हम रबर का करते हैं तो उसके ऊपर अटैक करेगा, इसलिए हम सारा ग्लास apparatus को यूज करते हैं। तो ये तो तुम्हारा इसके इस वाले के लैब प्रिपरेशंस की रीजनिंग होती है। उसके बाद ये चीज आती है कि नाइट्रिक, हाँ प्रिकॉशंस को अगर हम बात कर ले तो प्रिकॉशंस हमको क्या लेना चाहिए? पहला प्रिकॉशंस हम यही लिख सकते हैं कि ऑल ग्लास apparatus आर यूज्ड। दूसरा प्रिकॉशन हम लिख सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल रखना चाहिए, कि मतलब ऐसे रखना चाहिए कि हमारा टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना होने पाए, और HCl को हम यूज नहीं करते हैं। ये तो तुम्हारा ये हो गया। इसको हम जो इक्वल पार्ट्स ये दोनों लेते हैं, और ये हमारी वेपर्स को हम कंडेंस करा लेते हैं। हाँ, तो यही क्वेश्चन तुम्हारी लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड्स में आएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अब इसके दो चार रीजंस के और चीजें हैं कि नाइट्रिक एसिड्स के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, 3 रीजनिंग के बाद जो 4th रीजनिंग का क्वेश्चन होता है कि रिएजेंट बॉटल्स जो होती है, प्योर नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है, लेकिन जो रिएजेंट बॉटल्स होती है वो उसमें नाइट्रिक एसिड येलो कलर का होता है। तो तुमसे ये पूछा जाता है कि प्योर नाइट्रिक एसिड इज तुम्हारा कलरलेस, बट द लैब में जो रिएजेंट बॉटल्स में नाइट्रिक एसिड्स आर येलो इन कलर, गिव रीजन। तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ये जो तुम्हारा होता है नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर तो थोड़ा सा डिकम्पोज होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है, और ये डिकम्पोज होगा, जैसे ये 4HNO3 gives 4NO2 plus H2O plus O2, ये डिकम्पोज हो जाता है। 4 3 12, 2 8 2 10 2 12, और ये 4H। हाँ, तो ये तुम्हारा डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होके क्या रूप देता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रेडिश ब्राउन गैस है which dissolves in nitric acids, imparts the yellow color of nitric acid। फिर से सुन लेना है क्या आंसर होगा इसका, कि नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है बट रिएजेंट बॉटल में येलो कलर का होता है। उसका रीजन हमको ये लिखना है कि नाइट्रिक एसिड डिकम्पोजेस, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर थोड़ा बहुत डिकम्पोज होता है, बट हायर टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है it decomposes to give the nitrogen dioxide which is reddish brown gas which dissolves in the acids or imparts the yellow color। फिर उसके बाद एक पूछा जाएगा, 5th क्वेश्चन तुम्हारे से पूछा जाएगा कि ये जो येलो कलर इम्पार्ट कर रहा है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं जिससे हम येलो कलर को रिमूव कर सकते हैं। पहला क्या चीज है? बाय बबलिंग द एयर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर जो नाइट्रिक एसिड में NO2 डिसॉल्व हो गया है उसके अंदर हम वो एयर को पास करते हैं, या फिर हम ऑक्सीजन को उसमें अंदर पास करते हैं, वो ड्राइज आउट द, वो क्या करता है? ये दोनों का काम, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ड्राई कर लेता है, और जब उसके अंदर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा उसका फिर से वो कलरलेस हो जाएगा। और दूसरा होता है डाइल्यूशन विथ वाटर। अब या तो हम इसको वाटर डाल के डाइल्यूट करते हैं, जब हम वाटर डाल के डाइल्यूट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है और उसका नाइट्रिक एसिड का कलर फिर से वाइट हो, कलरलेस हो जाता है। ठीक, तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि जो येलो कलर होता है वो डिसॉल्व होता है NO2,
उसके अंदर रेडिश ब्राउन गैस डिसॉल्व्स इन द नाइट्रिक एसिड, इसलिए उसका येलो कलर होता है। और इस येलो कलर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय बबलिंग द एयर और कार्बन डाइऑक्साइड विच ड्राइज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? बाय डाइल्यूशन विथ वाटर, वाटर से हम उसको डाइल्यूट करते हैं तो ये हमारा बन जाता है। ठीक, अब इसके बाद इसमें और कोई क्वेश्चंस इधर नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लार्ज स्केल प्रिपरेशन। तो इसमें क्या है, इक्वेशंस पूछी जाती है और इक्वेशंस के साथ साथ इसमें उसकी कंडीशंस, रिएक्शंस कंडीशंस पूछी जाती है। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस इसका नाम है। और पहली चीज क्या होती है? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया से 4NH3 प्लस 5O2 प्लैटिनम की प्रेजेंस में 800 डिग्री सेल्सियस पर हम इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं 7 से 800 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये तुम्हारा बनता है NO प्लस 6H2O। क्या बनेगा? 4NO प्लस 6H2O प्लस तुम्हारी इसके अंदर हीट निकलती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, पहले स्टेप में। अब इस स्टेप में पूछा जा सकता है नेम द प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। नेम द कैटलिस्ट यूज, कैटलिस्ट यूजेस प्लैटिनम। पूरे प्रोसेस में कैटलिस्ट यूजेस प्लैटिनम। फिर पूछा जाएगा द ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारा 700 टू 800 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके बाद ये जो नाइट्रोजन ये तुम्हारी ये बनी है, ये इसका फिर ऑक्सीडेशन होता है NO प्लस O2। ये अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस पर होता है और ये बनता है 2NO2। ठीक, ये क्या बनेगा? 2NO2 बन जाता है। अब इसके बाद ये जो NO2 बन गया, इसको हम एब्जॉर्प्शन टावर में एब्जॉर्ब कराएंगे, वाटर के उसमें हम एब्जॉर्ब कराएंगे। तो ये 4NO2 प्लस H2O प्लस O2 क्या बनेगा? HNO3। ये क्या बन जाएगा? HNO3, 4HNO3 ये बन जाएगा। ठीक है, अब 4 है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये तीन इक्वेशंस तुम्हारी किसकी हो जाएगी? ओस्टवाल्ड प्रोसेस की तीन इक्वेशंस हो जाएगी। हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तुमसे पूछा जाएगा नेम द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। हमको बोलना पड़ेगा ओस्टवाल्ड प्रोसेस। कैटलिस्ट यूज्ड प्लैटिनम। ऑप्टिमम टेम्परेचर 700 टू 800 डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन 4NH3 प्लस 5O2 प्लैटिनम की प्रेजेंस में गेट्स 4NO प्लस 6H2 प्लस हीट निकलती है। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। NO प्लस O2 सेकेंड में ऑक्सीडेशन चैम्बर में इसका ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। फिर एब्जॉर्प्शन टावर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में हम एब्जॉर्ब कराते हैं तो ये हमारा 4HNO3 बन जाता है। ठीक, अब तुमसे एक इसमें रीजनिंग, इस ये सब क्वेश्चंस के बाद एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई प्लैटिनम इज इनिशियली हीटेड। क्योंकि 700 टू 800 डिग्री सेल्सियस काफी टेम्परेचर है। एक बार हम इनिशियली हीट कर देते हैं फिर हमको हीटिंग की फर्दर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नेक्स्ट सिस्टम में तुम्हारा 50 डिग्री सेल्सियस आ गया है। नेक्स्ट सिस्टम में वाटर में एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हमको यही चाहिए। तो क्या होता है? सिंस द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, heat produced during the reaction maintain the temperature of the reaction। वो रिएक्शन के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, इसीलिए सिर्फ इनिशियली हीट किया जाता है। ये हो गया। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि नाइट्रिक एसिड तुम्हारा कलरलेस होता है, कॉमर्शियल एसिड होता है, सफोकेटिंग होता है, कोरेसिव इन नेचर होता है। अगर स्किन के ऊपर पड़ जाता है तो स्किन हमारी बर्न होने लगती है। तो ये है। अच्छा, स्किन बर्न होने के नाम पे एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि अगर आपके स्किन पे थोड़ा सा नाइट्रिक
जाता है डाइल्यूट वाला, तो स्किन का कलर येलो हो जाता है। क्या होता है? स्किन का कलर येलो हो जाता है। तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है? एक्सट्रीमली कोरेसिव इन नेचर होता है, इट कॉज ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन। और सेकेंड चीज क्या होती है कि हमारी स्किन के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिससे ये नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है और एक वो बनाता है, कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं ज़ेंथोप्रोटिक एसिड। क्या बोलते हैं? ज़ेंथोप्रोटिक एसिड विच इज येलो इन कलर, सो द कलर ऑफ द स्किन बिकम्स येलो। इसकी वजह से उसका कलर येलो हो जाता है। तो बस यही इसके क्वेश्चंस होंगे, और इसमें तो रीजनिंग के ऐसा कोई खास क्वेश्चंस नहीं आता है। फिर जो है नाइट्रिक एसिड की जो मेन प्रॉपर्टीज होती है वो सब जो HCl की प्रॉपर्टीज है, हमने HCl की प्रॉपर्टीज में बताया हुआ है, उसको तुम लोग अगर नहीं पढ़ा हो तो उसको देख लेना। सेम चीज जो डाइल्यूट एसिड्स के साथ, कि मेटल के साथ, कार्बोनेट के साथ, सल्फाइड के साथ, ये सब सेम है, उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। जो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है वो पूछा जाता है। तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका अमोनिया का ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछा जाता है। और इसमें इसका क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है 2HNO3, ये डिकम्पोज होके देता है प्लस वाटर देता है प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ये क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और इसी की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आती है। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में तुम्हारी 3 रिएक्शंस हैं। 2 नॉन मेटल से है, कार्बन और सल्फर से, और एक मेटल कॉपर के साथ है। तो अगर हम लोग सबसे पहले नॉन मेटल के साथ आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज कार्बन। ठीक, अब इसको बैलेंसिंग, एक्चुअल में क्या होता है, हमको बैलेंस करना तो आता है, लेकिन एग्जाम में होता क्या चीजें हैं कि बहुत कम समय मिलता है, ज्यादा समय उसमें ही निकल जाएगा तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश करना है 2-3 इक्वेशंस है जिसको कि हम कैसे बैलेंसिंग याद कर सकते हैं। ठीक, बैलेंसिंग याद करने के लिए हमने ये किया, जैसे कार्बन है, कार्बन की बैलेंसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है 4 होती है। तो कार्बन के साथ अगर HNO3 का रिएक्शन होता है तो 4HNO3 लेते हैं। ठीक, हमने 4HNO3 लिया। इसको रिएक्शंस को याद करने के लिए क्या है, अब इसके अंदर एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, सबके साथ ऑक्सीजन लगेगा, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने मिलकर CO2, नाइट्रोजन के साथ NO2 और हाइड्रोजन के साथ H2O बना दिया। ठीक, तो कार्बन प्लस 4HNO3 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस NO2। अब ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 है तो ये 2 हो जाएगा। अगर हम इधर का भी याद करके दिमाग में सेट रखते हैं तो बाकी की इक्वेशंस हम बैलेंस कर लेते हैं। तो कार्बन का क्या ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन प्लस 4HNO3 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस H2O। अब सल्फर के साथ, सल्फर 6HNO3, सल्फर 6 ग्रुप एलिमेंट है, 6HNO3 के साथ चलेगा। तो सल्फर प्लस 6HNO3 गिव्स, ये नाइट्रोजन और वाटर तो वही देगा, लेकिन ये सल्फर जो है सल्फ्यूरिक एसिड दे देता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है। सल्फर डाइऑक्साइड तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है, तो H2SO4 बनेगा, H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक, तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस 6NO2 प्लस 2H2O तुम्हारा बन जाएगा। सल्फर 1 हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये सल्फर के साथ। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो सभी में जारी है, रेडिस फ्यूम से अगर ऑब्जर्वेशंस पूछा जाता है तो हम लिख सकते हैं ये चीजें। इसमें क्या होता है, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे
कि रेडिश ब्राउन गैस तो सब में पूछी जाती है, उसमें ये पूछा जाता है नेम अ एसिड विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर नॉन वोलेटाइल एसिड। कौन सा ऐसा एसिड है जो कि नॉन वोलेटाइल एसिड को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये एसिड है HNO3 और ये यूज किया जा रहा है नॉन वोलेटाइल H2SO4 को बनाने में। ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की बात हो रही है, इसमें जो भी इस समय पे होगा वो हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड है। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ये दो रिएक्शंस क्लियर हो गई, बहुत आसानी से बन जाती है। तीसरी इक्वेशन है कॉपर की। ठीक, कॉपर की भी इक्वेशन ये तुम ये समझ लो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हम इसको लिख सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉपर सल्फर और कार्बन से, इसकी नाइट्रिक एसिड की। अब नाइट्रिक एसिड की इसमें दो रिएक्शन है, एक है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर के साथ। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है Cu प्लस इसमें 8HNO3 है। हॉट सॉरी ये तुम्हारा 8HNO3 जो तुम्हारा होगा उसको हम लेते हैं कोल्ड नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट एंड कोल्ड। ये फ्री कॉपर है, ये डाइल्यूट एंड कोल्ड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हमको क्या देगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, वाटर बनेगा और NO। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर प्लस ये ध्यान यहां पर देना है NO बनता है। ठीक है, क्या बनता है, NO बनता है। अब यहां पर दोनों इक्वेशंस को अगर हम लिखते हैं तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। डाइल्यूट एंड कोल्ड है तो ये बेचारा केवल NO बनेगा, ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। और इसी की रिएक्शन कैसे हो रही है, अगर हॉट एंड ये भी नाइट्रिक एसिड है, हॉट से कॉन्सेंट्रेटेड और हॉट नाइट्रिक एसिड के साथ होती है तो तुम्हारा NO2 बन जाता है सेम चीज में। ये तुम्हारा हुआ Cu प्लस अब ये 8 का हाफ 4HNO3 गिव्स, ये सब सेम होगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके अंदर बनेगा और बाकी सेम चीज कॉपर नाइट्रेट बनेगा। चीज डिफरेंस कहां देना है, NO2 और NO में। अगर ये डाइल्यूट एंड कोल्ड है तो हल्का है, पतला है, छोटा है तो NO बन गया। हॉट भी है और कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये तुम्हारा NO2 बनेगा। और अगर इसका ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है तो इसके ऑब्जर्वेशंस पे हम लिखेंगे रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स है ऑब्जर्व्ड। इसके अलावा तो इसमें कुछ और जो भी रिएक्शंस हैं बुक में लिखी हैं वो चीज़ें इसमें नहीं हैं, लेकिन उसके अलावा इसमें जो कलर है नाइट्रिक एसिड का, ये हम लोग एसिड बेस में कि एसिड में टर्न करता है, ब्लू लिटमस रेड, मेथाइल ऑरेंज को ये क्या कर देता है, ऑरेंज से पिंक कर देता है, फेनोप्थिलीन को ये कलरलेस से कलरलेस रहता है। ये सब तो नाइट्रिक एसिड की सिंपल प्रॉपर्टीज है। एक इसमें चैप्टर को खत्म करने से पहले हमको क्या करना है, एक हम बताना चाहते हैं क्या चीज होती है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब ये होता है कि जैसे जो नाइट्रिक एसिड लैब प्रिपरेशन में हमारा बना वो एक सर्टेन लिमिट के बाद उसको हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो 68% जो है एसिड हमारा कॉन्सेंट्रेट होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर हो जाता है। अब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के बाद मतलब इसको हम डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक एसिड है, इसके अंदर एसिड भी है और प्लस बेटा वाटर भी है। ठीक, इसको हम हीट कर रहे हैं, हीट करने से क्या होगा, पहले वाटर
निकलता चला जाएगा। जब इसमें वाटर कम होता जाएगा तो ये कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा, ठीक। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जबकि उसको अगर हम फर्दर हीट करते हैं तो इसकी और इसकी दोनों की वेपर्स उड़ने लगेंगी, तो वैल्यू चीज हमारी कम होती जाएगी लेकिन कॉन्सेंट्रेशन उसका रिमेन सेम। इसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं कि बियॉन्ड सर्टेन लिमिट बोथ द वेपर्स ऑफ बोथ एसिड एंड वाटर इवेपोरेट होती है, इसको हम बोलते हैं। और ये और फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड क्या होता है, 98% नाइट्रिक एसिड जो है उसको हम फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड्स कहते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है बहुत, तो ये कोरेसिव नेचर का होता है, तो इसमें फ्यूम्स निकलती हैं और जिसकी वजह से हम इसको फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड कहते हैं। बस हाँ, इसके बाद इसका टेस्ट आता है आइडेंटिफिकेशन और टेस्ट के लिए। तो सिंपल सी चीज है, टेस्ट के लिए ये कॉपर ट्यूनिंग्स वाला लेते हैं कि अगर हम कॉपर के अंदर HNO3 को HNO3 के अंदर हम कॉपर ट्यूनिंग्स को डालते हैं तो रेडिश ब्राउन गैस NO2 की रेडिश ब्राउन गैस निकलती है, तो हमको पता चल जाता है कि ये द गिवन एसिड इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है ये। या इसको हम डायरेक्टली भी हीट करते हैं, हमने बोला था ना ये डिकम्पोज होता है, और जब ये डिकम्पोज होता है इसका मतलब कि इसमें से डिकम्पोज हो जाएगा, थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस निकलेगी रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, और अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है इसका मतलब ये गिवन लिक्विड इज नाइट्रिक एसिड। तो ये तुम्हारा नाइट्रिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन है। बस इसके सिवा तो इसमें से और कोई चीज़ बताने वाली नहीं है। कुछ क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चंस के लिए, पेपर्स के लिए, अगर तुमको ये समझ में आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस करने से समझें, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की, वो सब मैं उस पे ऐप पे हैं, उसको तुम डाउनलोड कर सकते हो ऐप को प्ले स्टोर से, तुमको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, बाय।